रात के करीब 9 बजे थे। आसमान में बादलों की एक घनी और काली परत बिछी हुई थी। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना पेड़ था। वहां गांव के कुछ लोग रोज की तरह बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरों पर हंसी नहीं, एक अजीब सी चिंता थी। वहां भैरव काका और पास ही माधव और एक दो अन्य लोग बैठे हैं। तभी शहर से आया नया फूड इंस्पेक्टर अंकित वहां पहुंचता है। भैरव काका, राम राम। मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ, जैसे ही घड़ी में रात के 8 बजते हैं, पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। लोग अपने घरों की खिड़कियां ऐसे बंद कर लेते हैं जैसे बाहर कोई तूफान आने वाला हो। और तो और इस गांव में मोबाइल का सिग्नेचर नेटवर्क भी गायब रहता है। यह चल क्या रहा है यहाँ? आओ अंकित बाबू, बैठो। शहर के लोग सूरज उगने और ढलने का हिसाब घड़ियों से रखते हैं, पर यह रुद्रपुर है। यहाँ का नियम घड़ी नहीं, बल्कि वो पुरानी हवाएं तय करती हैं जो उस सरकारी गोदाम की तरफ से आती है। रात के इस पहर में बाहर रहना अपनी जान को दावत देना है। काका, आप भी कमाल करते हैं। मैं यहाँ सरकार की तरफ से उस बंद पड़े अनाज गोदाम की दोबारा शुरू करने की रिपोर्ट बनाने आया हूँ। वो गोदाम पिछले 10 सालों से बंद है, जिससे सरकार को और इस गांव को कितना नुकसान हो रहा है जानते हैं आप? कल सुबह मैं खुद उस गोदाम का ताला खोलने जा रहा हूँ। अंकित की बात सुनते ही चबूतरे पर बैठे माधव का चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं बाबूजी, नहीं, उस तरफ जाने की गलती मत करना। वो गोदाम अब अनाज रखने की जगह नहीं रही। वो एक ऐसी कब्र बन चुका है जिसके अंदर जाने वाला रास्ता तो सबको दिखता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता कोई नहीं ढूंढ पाया। अरे माधव, तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी इन अंधविश्वासों में जी रहे हो। वो सिर्फ एक कंक्रीट की इमारत है, जहाँ कभी अनाज सड़ गया था और उसे बंद कर दिया गया। वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। कल सुबह मैं वहाँ जाऊंगा और तुम देखना, कुछ दिनों में वहाँ फिर से ट्रकों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। बेटा अंकित, तुम अभी नए हो, इसलिए तुम्हारी इन बातों का हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन एक बात अपने जहन में पक्की गांठ बांध लो। उस सरकारी गोदाम का रास्ता उस नदी के पुल से होकर जाता है जहां बरसों पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने इस गांव की रूह को कंपा दिया था। उस सुनसान गोदाम के आसपास की हवाओं में आज भी एक अजीब सी बेचैनी है जो वहां जाने वालों को निगल जाना चाहती है। रात के सन्नाटे में वहां साए बिना किसी इंसान के चलते हैं। काका, मैं यहाँ ड्यूटी करने आया हूँ, डरने नहीं। कल सुबह सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अंकित वहां से पैर पटकता हुआ अपने सरकारी क्वार्टर की तरफ चल दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले बेहद आलसी हैं और नए काम से बचने के लिए भूत प्रेत की मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। रात और गहरी हो चुकी थी। अंकित अपने कमरे में आया। अंकित ने सोने के लिए कंबल ओढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे के ठीक बाहर बरामदे में कोई नंगे पैर चल रहा हो। अंकित बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। कौन है बाहर? क्या कोई जानवर है या फिर उन गांव वालों की बातें मेरे दिमाग पर हावी हो रही हैं? अंकित ने हिम्मत जुटाई और कुंडी खोली। बाहर का नजारा बिल्कुल सूना था। दूर दूर तक सिर्फ काला सन्नाटा पसरा हुआ था। अंकित को लगा कि शायद यह उसका वहम था। वह वापस आया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद जब उसका कमरा पूरी तरह शांत था, उसकी खिड़की के पास से एक बेहद ठंडी सरसराती हुई फुसफुसाहट गूंजी। बाबूजी, क्या आपके पास थोड़ा सा अनाज होगा? मेरी माँ कई दिनों से भूखी है। उसे भूख लगी है बाबूजी। कौन है? सामने आओ। ये कोई मजाक नहीं है। मैं एक सरकारी अफसर हूँ, पुलिस को बुला लूंगा। पूरा कमरा खाली था। वह भी खुद को संभाल ही रहा था कि तभी उसके क्वार्टर के मुख्य दरवाजे पर 3 धीमी लेकिन बहुत साफ दस्तकें हुई। इतनी रात को कौन आ सकता है? क्या किसी ग्रामीण को वाकई मदद की जरूरत है? अंकित ने जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोली तो उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। उस नौजवान का चेहरा
इतना सफेद था मानो उसके शरीर में खून का एक कतरा भी न बचा हो। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि यह सरकारी परिसर है? बाबूजी, गुस्ताखी माफ करना। मेरा नाम दिगंबर है। मैं उसी पुराने गोदाम के पीछे जो बस्ती है वहां से आया हूँ। बाबूजी, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। वो भूख से तड़प रही हैं। उन्हें तेज बुखार है और कमजोरी की वजह से सांस नहीं आ रही। इस गांव में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सबने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। मैंने सुना कि शहर से कोई नए साहब आए हैं जिनके पास बहुत दया है। कृपया मेरे साथ चलिए बाबूजी, मेरी माँ को बचा लीजिए। देखो दिगंबर, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ, डॉक्टर नहीं। और इतनी रात को उस सुनसान रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। सुबह क्यों नहीं आ जाते तुम? बाबूजी, सुबह तक का वक्त नहीं है हमारे पास। वक्त बहुत कम है। अगर आज रात उन्हें कुछ खाने को और थोड़ी दवा न मिली तो वो दम तोड़ देंगी। बस उस पुरानी नदी की पगडंडी के पार हमारा घर है, जहां वो पुराना अनाज गोदाम है। हम पगडंडी से शॉर्टकट लेंगे तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलिए बाबूजी, भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, तुम डरो मत। मेरे पास मेरी फर्स्ट एड किट है और कुछ बिस्कुट के पैकेट भी हैं। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। अंकित अंदर गया, अपनी किट और बिस्कुट के पैकेट जेब में रख लिए और दिगंबर के पीछे पीछे अंधेरी रात में चल दिया। जैसे ही वे दोनों सरकारी क्वार्टर की सीमा से बाहर निकले, रुद्रपुर का सन्नाटा और भी भयानक हो गया। गांव की गलियां पूरी तरह वीरान थीं। दिगंबर आगे आगे चल रहा था और सबसे अजीब बात यह थी कि अंकित के जूतों की आवाज तो पत्थरों पर साफ आ रही थी, लेकिन दिगंबर के चलने की कोई आवाज नहीं थी। वह जैसे हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वे दोनों धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रहे थे जो सीधे मौत के उस पुराने गोदाम की तरफ जाता था। अरे दिगंबर, जरा धीरे चलो भाई। तुम तो इतनी तेज चल रहे हो जैसे तुम्हें अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा हो। और तुम्हारा घर इस जंगल के पार इतनी सुनसान जगह पर क्यों है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दूसरा मकान भी नहीं दिख रहा। बाबूजी, गरीब का घर वहां होता है जहां उसे समाज छोड़ देता है। हमारा घर इस गोदाम के साए में तब से है जब से यहाँ खुशहाली थी। अब तो बस हम हैं, ये रास्ता है और हमारी ये मजबूरी है। आप बस मेरे पीछे पीछे आते रहिए। रास्ता थोड़ा कठिन है पर हम पहुंचने ही वाले हैं। भैरव काका और गांव के लोग इस रास्ते के बारे में बहुत अजीब बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 10 साल पहले यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद से यह पूरा इलाका ही शापित हो गया। तुम तो यहीं रहते हो दिगंबर, क्या वाकई यहाँ ऐसा कुछ है या फिर वो सब सिर्फ बूढ़े लोगों के वहम हैं? बाबूजी, हादसा तो हुआ था और ऐसा हादसा जिसे यह गांव कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन गांव वाले जिसे डर कहते हैं वह असल में हमारा अधूरा इंसाफ है। जब पेट की भूख और अपनों की बेबसी इंसान को मार देती है ना बाबूजी, तो मरने के बाद भी वो भूख शांत नहीं होती। बस वही भूख इस रास्ते पर भटकती है। वो दोनों चलने लगे, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से दो बहुत ही अजीब, धीमी और फुसफुसाती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे दो लोग आपस में गहरी साजिश कर रहे हों। देखो, आज फिर कोई आया है, एक और नया शिकार। इस बार ये शहर का बाबू है। हाँ, इसके पास अनाज की चाबी है। ये उस गोदाम को खोलेगा। इसे मत जाने दो, इसे यहीं रोक लो। कौन है वहाँ? सामने आओ। दिगंबर, तुमने सुना? कोई झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। शायद इस रास्ते पर डकैत या लुटेरे हैं जिनके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। हमें तुरंत वापस लौटना चाहिए। बाबूजी, उन आवाजों पर ध्यान मत दीजिए। वो तो बस वो लोग हैं जो इस रास्ते पर भटक गए हैं और कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मैं आपके साथ हूँ। बस सीधे देखते रहिए और आगे बढ़िए।
मेरी माँ हमारा इंतजार कर रही हैं। अंकित का दिल अब उसके सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसका तार्किक दिमाग कह रहा था कि यहाँ से उल्टे पैर भाग जाओ, लेकिन दिगंबर की बेबसी और उसकी माँ की बीमारी की बात सोचकर वह कदम पीछे नहीं हटा पा रहा था। वे दोनों जैसे ही जंगल के इस घने हिस्से को पार करके बाहर निकले, सामने वह इमारत सरकारी अनाज गोदाम खड़ा था। तो यही है वो गोदाम। दिन में यह जितना साधारण दिखता है, रात के इस सन्नाटे में यह उतना ही खौफनाक लग रहा है। लेकिन दिगंबर, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ ये गोदाम ही है। वो देखिए बाबूजी, गोदाम के ठीक पीछे जो छोटा सा खंडहर जैसा कमरा है, वही हमारा आशियाना है। हम पहुंच गए हैं। जैसे ही वो दोनों आंगन में पहुंचे, अचानक हवा में एक बेहद तीखी और असहनीय सड़न की बदबू फैल गई। वह बदबू ऐसी थी मानो बरसों पुराना अनाज पानी में भीगकर सड़ चुका हो, या फिर कोई जीव वहां मरकर हफ्तों से सड़ रहा हो। उफ, यह कैसी भयानक बदबू है दिगंबर। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। क्या यहाँ कोई जानवर मरा पड़ा है? तुम लोग इस नरक जैसी जगह में कैसे रह रहे हो? बाबूजी, अंदर चलिए। माँ अंदर ही है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, अंदर आप जो कुछ भी देखें, घबराइएगा मत। जो आपको दिखेगा वो सिर्फ हमारा सच है और हमारी सदियों पुरानी भूख। अंदर अंधेरा था। अंकित की नजर जैसे ही कमरे के भीतर डाली, डर के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कमरे के कोने कोने में मकड़ी के जाले लटके थे। फर्श पर धूल की 1 इंच मोटी परत जमी थी, मानो यहाँ सालों से किसी इंसान के पैर न पड़े हों। और उस कमरे के ठीक बीचों बीच एक लकड़ी की खाट बिछी थी, जिस पर एक सफेद मैली चादर से ढकी हुई कोई आकृति लेटी हुई थी। दिगंबर, ये सब क्या है? यहाँ इतनी धूल क्यों है? और तुम्हारी माँ, क्या वो इस हालत में यहाँ लेटी है? दिगंबर, तुम कहाँ हो? अंकित ने जैसे ही बगल में देखा, उसके होश उड़ गए। दिगंबर, जो अभी एक पल पहले तक उसके ठीक साथ खड़ा था, अब वहां नहीं था। पूरा कमरा खाली था। सिर्फ अंकित और खाट पर लेटी वह रहस्यमयी आकृति ही वहां मौजूद थे। तभी उस सफेद चादर के भीतर एक बहुत ही धीमी और डरावनी हलचल शुरू हुई। वह सफेद मैली चादर धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी थी। खाट पर एक अत्यंत बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों से इस कदर भरा था, मानो उस पर सिर्फ सूखी चमड़ी मढ़ी हो। आंखें भीतर की ओर धंसी हुई थीं, जिनमें कोई पुतली साफ नहीं दिख रही थी। सिर्फ एक धुंधला सफेद रंग था। उसके होंठ सूखे और काले पड़ चुके थे। वह कोई जीवित इंसान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता कंकाल लग रही थी। आ गए बेटा। दिगंबर कह रहा था कि शहर से कोई नया साहब आया है, जो इस गोदाम का ताला खोलेगा, जो इस गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरी इस बरसों पुरानी भूख को भी मिटा दोगे साहब? माँ जी, दिगंबर कहाँ है? उसने मुझसे कहा कि आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हैं। मैं आपके लिए कुछ दवाइयाँ और खाने के लिए बिस्कुट लाया हूँ। कृपया दिगंबर को बुलाइए, मुझे यहाँ से जाना है। दवाइयाँ? इन दवाइयों का वक्त तो बहुत पहले गुजर चुका है बाबूजी। अब दवा का नहीं, बल्कि इंसाफ का वक्त है और हिसाब का वक्त है। देखो, जरा बाहर देखो, उस गोदाम के बड़े दरवाजे को देखो। वो आज भी हमारी लाशों की गवाही दे रहा है। लाशें? कैसी लाशें? आप क्या बकवास कर रही हैं? मुझे जाने दीजिए। अचानक कमरे की जर्जर दीवार पर एक परछाई उभरती है। वह परछाई दिगंबर की है। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ क्यों लाया। ये कमरा कोई घर नहीं है साहब, यह एक रूहानी जेल है, जहाँ हम पिछले 10 सालों से कैद हैं। दिगंबर, ये सब क्या है? मेरे साथ ये खेल बंद करो। खेल हम नहीं, हमारे साथ खेला गया था साहब।
10 साल पहले जब इस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था, तब इस सरकारी गोदाम में हजारों बोरियां अनाज भरा हुआ था। मेरे पिताजी इसी गोदाम के सरकारी चौकीदार थे। गांव के लोग भूख से मर रहे थे। मेरी माँ दाने दाने को तरस रही थी। मेरे पिताजी ने उस समय के फूड इंस्पेक्टर से भीख मांगी थी कि गोदाम का ताला खोल दो, थोड़ा सा अनाज दे दो, नहीं तो मेरा परिवार मर जाएगा। पर उस भ्रष्ट साहब ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि यह सरकारी अनाज है, बिना ऊपर के आदेश के एक दाना भी बाहर नहीं जाएगा। अंकित पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसकी आंखों के सामने जैसे 10 साल पुराना व खौफनाक मंजर तैरने लगा, जिसके बारे में भैरव काका बात कर रहे थे। भूख से पागल होकर मेरे पिताजी ने एक रात चुपके से गोदाम का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस साहब ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी चोरी छुपाने के लिए और गांव वालों को सबक सिखाने के लिए उस अफसर ने मेरे पिताजी, मुझे और मेरी माँ को इसी गोदाम के पिछले हिस्से में बंधक बना लिया। उसने गोदाम का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हमें इसी कमरे में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। हम 3 दिनों तक तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, कोई हमें अनाज दे दो, थोड़ा पानी दे दो, पर किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में दुबके रहे। चौथे दिन भूख ने हमारे जिस्म को अंदर से खा लिया और हम तीनों यहीं तड़प तड़प कर मर गए। दिगंबर, जो कुछ भी हुआ वह बहुत गलत था, लेकिन उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो आज इस गांव में आया हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे क्यों यहाँ लाए हो? कसूर तुम्हारा नहीं है साहब, कसूर उस सिस्टम का है, उस सरकारी कुर्सी का है जिस पर बैठकर तुम लोग हमारे जैसे गरीबों की जिंदगी का फैसला करते हो। जब तक इस गोदाम का ताला कोई सरकारी अफसर अपने हाथों से नहीं खोलेगा और उस अनाज को इस भूखी मिट्टी पर नहीं बिखेरेगा, तब तक हमारी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी साहब, जब कोई इस गोदाम की बलिवेदी पर चढ़ेगा। आज रात ये गोदाम एक रूहानी सौदे की मांग कर रहा है। आपको उस गोदाम का ताला खोलना होगा और अपनी जान की बाजी लगानी होगी। अंकित को एहसास हुआ कि अगर वह एक पल भी और यहाँ रुका तो वह कभी इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। अंकित को समझ आ जाता है कि बात करने का वक्त खत्म हो चुका है। अपनी पूरी ताकत बटोरकर बिना पीछे मुड़े वह सीधे बाहर आंगन की तरफ दौड़ लगा देता है। क्या अंकित वहां से भाग पाएगा? और क्या सच में अंकित को अपनी बलि चढ़ानी पड़ेगी? और आखिरकार उस गोदाम में क्या हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस कहानी के अगले भाग में भी दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल कार्टून हिंदी के लिए बहुत कीमती है। मैं देख रहा हूं कि आप सभी के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी कहानियां बनाएं जो एक अच्छी सीख दे और दिल को छू जाए। टीम कार्टून हिंदी हमेशा आपका दिल से आभारी रहेगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।